नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं। क्लास बीए सेकेंड ईयर, पेपर फर्स्ट, यूनिट सेकेंड यूनिट में हमें 5 राष्ट्रों के संविधान की विशेषताएं और उनके सामाजिक और आर्थिक आधारों के बारे में पढ़ना है। ये 5 राष्ट्र हैं ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, चीन और स्विट्ज़रलैंड। तो इसमें पहला टॉपिक है हमारा ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं। ब्रिटेन का संविधान विश्व का प्राचीनतम संविधान है। संविधान के विभिन्न प्रकार जब हमने पढ़े तो ये देखा कि ब्रिटेन का संविधान विश्व का एकमात्र अलिखित और विकसित संविधान है। अलिखित संविधान होने के कारण इसके विभिन्न स्रोत हैं, तो हम सबसे पहले उन स्रोतों को देखेंगे। ब्रिटिश संविधान के प्रमुख स्रोतों में पहला है इसका अधिकार पत्र या ऐतिहासिक प्रलेख। ब्रिटेन का संविधान लंबे विकास का परिणाम है और इस विकास यात्रा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है जिन्होंने कुछ महत्वपूर्ण लेखों को जन्म दिया है और वही ब्रिटिश संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत कहे जा सकते हैं। तो ऐसे कुछ प्रलेख हैं 1215 का मैग्ना कार्टा और 1688 का अधिकार याचिका पत्र। दूसरे महत्वपूर्ण स्रोत में हम संसद के द्वारा बनाए गए विभिन्न अधिनियमों को लेंगे। ब्रिटेन की संसद के द्वारा मताधिकार, निर्वाचन पद्धति और संसद के दोनों सदनों के पारस्परिक संबंधों के लिए कई प्रकार के अधिनियम बनाए गए हैं। ये अधिनियम ब्रिटिश संविधान का महत्वपूर्ण भाग कहे जा सकते हैं। जैसा कि हम भारत के संविधान में देखते हैं तो हमारा संविधान एक लिखित और निर्मित संविधान है। निर्वाचन पद्धति, संसद के सदनों के आपसी संबंध, इनका उल्लेख हमारे संविधान में मिलता है। लेकिन ब्रिटेन का संविधान चूँकि अलिखित है तो ये संसदीय अधिनियमों के द्वारा, यानी संसद ने समय समय पर विभिन्न कानून बनाए हैं जो इनको रेगुलेट करते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण स्रोत है न्यायिक निर्णय, यानी न्यायपालिका समय समय पर जो निर्णय देती है वो भी ब्रिटिश संविधान के आधारभूत लक्षणों के रूप में काम करते हैं। ब्रिटेन के नागरिकों की स्वतंत्रता बहुत सीमा तक न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णयों पर ही निर्भर है। भारत के संविधान को यदि हम देखें तो यहाँ पर मूल अधिकारों की व्यवस्था भाग 3 में की गई है, लेकिन चूँकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है इसलिए वहाँ पर मूल अधिकारों के लिए कोई प्रलेख नहीं पाया जाता। नागरिकों के अधिकार न्यायालय के निर्णयों पर निर्भर करते हैं। जैसे सामरसेट अभियोग में न्यायालय ने निर्णय दिया कि ब्रिटेन में दास्ता अवैध है, तो इस मामले में दास्ता के अंत की घोषणा है वो न्यायपालिका के द्वारा की गई है। सामान्य विधि भी ब्रिटेन के संविधान का महत्वपूर्ण स्रोत है। न्यायालय ने जो रीति रिवाज और परंपराएं स्वीकृत की है वे सभी सामान्य विधि का ही भाग है। जैसे सम्राट के विशेषाधिकार, संसद की सर्वोच्चता, नागरिकों की भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सभी सामान्य विधि पर आधारित हैं। प्रथाएं और परंपराएं, चूँकि ब्रिटेन का संविधान कई शताब्दियों के लंबे विकास का परिणाम है तो इस विकास की प्रक्रिया में कुछ प्रथाएं और परंपराएं विकसित हुई है जो ब्रिटेन के संविधान का भाग कही जाती है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं तो सम्राट जॉर्ज प्रथम अंग्रेजी भाषा से परिचित नहीं थे, इसलिए उन्होंने मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करना बंद कर दिया और वो अध्यक्षता करना अब किसने शुरू कर दिया? प्रधानमंत्री ने शुरू किया। तो ये एक कन्वेंशन हो गया, ये एक परंपरा हो गई कि मंत्रिमंडल की अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाएगी। तो ये परंपरा है। उसके अलावा वालपोल के समय, प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल के समय ये परंपरा स्थापित हुई कि लोक सदन में जिस दल का बहुमत होगा उसी दल का व्यक्ति है वो उसी दल का नेता है वो प्रधानमंत्री के रूप में शपथ
लेगा। तो ये परंपरा भारत की संवैधानिक जो प्रक्रिया है उसमें भी अपनाई गई है। इसके अलावा संविधान पर टीकाएँ इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन का महत्वपूर्ण स्रोत है। कई प्रकार की टीकाएँ हमें देखने को मिलती है, जिसमें डायसी का लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डेजहॉट का इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, सर एस्क्रीन की पार्लियामेंट्री प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस महत्वपूर्ण हैं। टीकाओं का मतलब है कि इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से वास्तव में काम करता है, या इंग्लैंड का संविधान है उसकी कार्यपद्धति क्या है, किस प्रकार वहाँ पर कानून बनते हैं, व्यवस्था का संचालन होता है, उसका जो विभिन्न प्रकार से विवरण या वर्णन किया गया है विभिन्न पुस्तकों में, उनको हम संविधान पर टीकाओं की संज्ञा देते हैं। तो ये कई तरह के महत्वपूर्ण हम ब्रिटिश संविधान के स्रोत इनको हम मान सकते हैं। इसके पश्चात है ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं। ब्रिटेन का संविधान एक विकसित संविधान है। इसका निर्माण किसी संविधान सभा के द्वारा नहीं किया गया है। ब्रिटेन में भी विश्व के अन्य राष्ट्रों के समान 9वीं सदी में राजतंत्र था। 13वीं शताब्दी तक आते आते यहाँ पर संसद का विधिवत संचालन शुरू हुआ और धीरे धीरे संसद ने अन्य अंगों पर संप्रभुता प्राप्त कर ली। तो ये एक ऐसा संविधान है जिसका क्रमिक धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार जिसमें बदलाव आता गया और जिसका विकास होता गया। दूसरी विशेषता है अलिखित सिद्धांत, अलिखित संविधान। ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है, इसकी अधिकांश जो भाग हैं वो अलिखित हैं, क्योंकि अंग्रेज़ लोग हैं वो सिद्धांतवादी कम और व्यवहारवादी ज़्यादा होते हैं। तो अपने जो नियम या कानून थे उनको लिपिबद्ध करने के प्रति उनकी सदैव से अनिच्छा रही है। यदि कानूनों को लिपिबद्ध कर दिया जाए तो उनमें परिवर्तन करना बहुत ही जटिल हो जाता है। इसलिए ब्रिटिश लोगों ने अपने संविधान को अलिखित ही रखा है। तीसरी इसकी विशेषता है लचीला या सुपरिवर्तनशील संविधान। तो अलिखित होने के कारण इसमें परिवर्तन करना, इसको बदलना बहुत आसान है, क्योंकि लिखित कानून होते हैं उनमें संविधान संशोधन के लिए एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। जैसे भारत का संविधान लिखित संविधान है तो अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया को फॉलो किए बिना किसी भी भाग में संशोधन करना मुमकिन नहीं है। तो वहाँ का संविधान, इंग्लैंड का संविधान अलिखित है, तो बिना किसी विशेष प्रक्रिया के साधारण कानून बनाने की जो विधि तरीका है उसी तरीके से संविधान को भी बदला जा सकता है। सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। मुद्रों ने कहा है कि ब्रिटिश शासन में जो कुछ दिखाई देता है वो वास्तव में नहीं है, और जो दिखाई देता है वो नहीं है, और जो है वो दिखाई नहीं देता है। कैसे कि ब्रिटेन में सैद्धांतिक दृष्टि से यदि हम देखें तो इंग्लैंड में राजतंत्र है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि पे वहाँ पर लोकतंत्र है, क्योंकि वहाँ पर सम्राट है, उसको ब्रिटेन का शासन प्रमुख माना जाता है। तो सम्राट है वो राजतंत्र का प्रतीक है और संसद है वो लोकतंत्र का प्रतीक है। वास्तविक शक्तियाँ संसद के पास है, इसलिए हम वहाँ पर लोकतांत्रिक शासन को मानते हैं, राजतांत्रिक शासन को नहीं माना जाता। दूसरा, इंग्लैंड की शासन व्यवस्था में ऐसा लगता है कि शक्ति पृथक्करण पाया जाता है। शक्ति पृथक्करण क्या है कि सरकार के 3 प्रकार के कार्य होते हैं, उनको 3 अलग अलग अंगों में बांट दिया जाता है। व्यवस्थापिका कानून बनाए, कार्यपालिका उनको लागू करे और न्यायपालिका संविधान और अन्य विधियों की व्याख्या करे। ऐसा प्रतीत होता है कि इंग्लैंड में शक्ति का पृथक्करण पाया जाता है, क्योंकि मॉन्टेस्क्यू ने इंग्लैंड की व्यवस्था का अध्ययन करने के पश्चात ही शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। लेकिन वास्तव में इंग्लैंड में शक्ति पृथक्करण नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि इंग्लैंड में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, और संसदीय शासन की ये विशेषता है कि कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से ही किया जाता है। यानी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका
आपस में एक दूसरे से संबंधित होती है। ठीक है। और तीसरा हम अंतर यदि देखें तो ऐसा लगता है कि ब्रिटिश संसद है वो कैबिनेट के ऊपर नियंत्रण रखती है, लेकिन वास्तव में कैबिनेट या मंत्रिमंडल है वो संसद को नियंत्रित करता है। निम्न सदन है उसको वास्तव में वही नियंत्रित करता है। इसीलिए ब्रिटेन की सरकार या फिर जो भी संसदीय सरकारें होती है उनको मंत्रिमंडलीय सरकार, कैबिनेट गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनमें व्यवस्थापिका की तुलना में मंत्रिमंडल है वो शक्तिशाली होता है। अगली विशेषता है इसकी संसदीय प्रजातंत्र। ब्रिटिश संसद है, इसको संसदों की जननी माना जाता है। यहाँ पर सम्राट है वो कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान है और वास्तविक शक्तियाँ हैं वो संसद में प्रधानमंत्री और कैबिनेट के अंदर निहित है। फिर है संसद की सर्वोच्चता। एकात्मक शासन होने के कारण कानून निर्माण की समस्त शक्तियां हैं वो संसद में निहित है और संविधान लचीला और अलिखित होने के कारण संसद की जो कानून बनाने की शक्तियां हैं उसके ऊपर किसी भी प्रकार की सीमा नहीं लगाई गई है। देखिए, दो चीज़ें हैं, एक तो एकात्मक शासन और दूसरा है संविधान का लचीलापन। ये दोनों फैक्टर संसद को सर्वोच्च बना देते हैं। एकात्मक शासन होने से क्या होगा कि विधायी शक्तियों का बंटवारा नहीं होगा। संसद एकमात्र कानून निर्माण करने वाली संस्था है। और दूसरा, संविधान अलिखित है, इसलिए कौन से कानून बनाए जा सकते हैं, कौन से कानून नहीं बनाए जा सकते, ऐसी कोई सीमा ब्रिटेन की संसद के ऊपर नहीं है। तो इसी सर्वोच्चता को, इसी असीमित शक्ति को देखते हुए डी लॉम्बे ने कहा है संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है। अगली इसकी विशेषता है एकात्मक शासन। तो ब्रिटेन में एकात्मक शासन पद्धति को अपनाया गया है। शासन की सारी शक्तियां हैं वो केंद्रीय सरकार को ही दी गई है। ये संपूर्ण देश के शासन का संचालन करती है। प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य को या ब्रिटेन को कई इकाइयों में बांटा गया है, लेकिन इन इकाइयों को अपनी शक्तियां केंद्र सरकार से प्राप्त होती है। संविधान ने सारी शक्तियां किसको दी? केंद्र सरकार को दे दी है और केंद्र सरकार आगे इन शक्तियों को विकेंद्रीकृत करती है। इसके उलट यदि हम भारत की संवैधानिक संरचना देखें तो भारत में संघीय शासन को अपनाया गया है, जहां शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच में किया गया है और ये बंटवारा स्वयं संविधान के द्वारा किया गया है। राज्यों को जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका शक्तियां मिलती है वो संविधान से मिलती है, लेकिन इंग्लैंड में उनको ये शक्तियां केंद्र सरकार से मिलती है और इनका अस्तित्व तभी तक है जब तक केंद्र सरकार ऐसा चाहे। इच्छा होने पर या अपनी सुविधा की दृष्टि से वो इन शक्तियों को देती और वापस भी ले सकती है। लेकिन यदि भारत में राज्यों की शक्ति में कोई परिवर्तन करना है तो संविधान का संशोधन आवश्यक होगा। अगली विशेषता है विधि का शासन। विधि के शासन से मतलब है ये मूलतः देखें तो हम डायसी का सिद्धांत है, रूल ऑफ लॉ। इसके अनुसार इंग्लैंड के शासन का संचालन किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा से नहीं बल्कि कानून के अनुसार चलाया जाए। विधि के शासन का तात्पर्य है कि ब्रिटेन में सभी व्यक्ति, चाहे उनका पद और उनकी स्थिति कुछ भी क्यों न हो, एक ही प्रकार के न्यायालयों के अधीन हैं। विधि के शासन के मायने ये हैं कि किसी भी व्यक्ति ने, चाहे उसका पद भी कुछ भी है, उसकी स्थिति कैसी भी है, यदि किसी कानून का उल्लंघन किया है तो समान सज़ा का वो अधिकारी होगा। इसमें किसी प्रकार का पक्षपात है वो नहीं किया जाएगा। अगली विशेषता है अधिकार पत्र का अभाव किंतु नागरिक स्वतंत्रताओं की विद्यमानता। वर्तमान में जो संविधान विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में लागू है, उनकी ये सामान्य प्रवृत्ति है कि संविधान में नागरिकों के अधिकारों का उल्लेख कर दिया जाता है, जैसे भारत और अमेरिका।
तो इनमें मूल अधिकारों का उल्लेख किया जाता है। किस लिए किया जाता है? कि शासन है वो इनकी अवहेलना न कर सके। लेकिन इंग्लैंड में कोई संविधान पत्र नहीं है। संविधान में अधिकार पत्र का अभाव होने के बावजूद ये अन्य राष्ट्रों के नागरिकों से किसी भी तुलना में किसी भी प्रकार से कम स्वतंत्र नहीं कहे जा सकते। इनको सभी प्रकार के अधिकार जो अन्य सभ्य राष्ट्रों में लोगों को दिए जाते हैं, भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन और संघ बनाने की स्वतंत्रता, ये सभी स्वतंत्रताएं ब्रिटिश नागरिकों को भी प्राप्त होती है। नागरिक इन स्वतंत्रताओं का तब तक उपयोग करते हैं जब तक किसी कानून को भंग ना करें। फिर है मिश्रित शासन प्रणाली। ब्रिटेन का संविधान एक विकसित संविधान है। समय समय पर इसमें विभिन्न परिवर्तन किए गए हैं। प्रगतिशीलता का इसमें समावेश किया है। तो मूल रूप से 3 प्रकार की जो शासन व्यवस्थाएं हैं ब्रिटेन में एक ही समय में संचालित होती है। वो 3 व्यवस्थाएं हैं, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र। तीनों ही शासन व्यवस्थाएं ब्रिटेन में एक ही समय में विद्यमान हैं। राजतंत्र का प्रतीक ब्रिटेन का सम्राट है जो उत्तराधिकार में अपने पद को प्राप्त करता है। लॉर्ड सभा एक कुलीन तंत्रीय संस्था है जिसके सदस्य कुलीन वर्गों से आते हैं। और संसद और लोक सदन, कैबिनेट, ये सभी लोकतंत्र के प्रतीक हैं। तो तीनों प्रकार की शासन प्रणालियां ब्रिटेन में एक ही समय में अस्तित्व में हैं। फिर है द्विदल पद्धति। ब्रिटिश संविधान और राजनीति की प्रमुख विशेषता द्विदल पद्धति है। दलों को विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दलों के निर्माण की वहाँ पर स्वतंत्रता है, लेकिन 2 ही दल अभी तक वहाँ पर प्रमुखता प्राप्त कर पाए हैं। उन दलों के नाम हैं अनुदार दल और मजदूर दल। द्विदलीय पद्धति के कारण एक ही राजनीतिक दल है उसकी सरकार का निर्माण होता है, यानी वहाँ पर गठबंधन सरकारें नहीं होती है। और ये स्थिति है ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करने में सहायक है। फिर है सीमित रूप में शक्ति विभाजन। मॉन्टेस्क्यू ने कहा था कि ब्रिटिश शासन पद्धति का गुण है उसका शक्ति विभाजन या शक्ति पृथक्करण उसका गुण है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। संसदीय व्यवस्था के कारण ब्रिटेन में कार्यपालिका और विधायी शक्तियों का मेल हो गया है, लेकिन न्यायपालिका को इससे बिल्कुल अलग रखा गया है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सीमित रूप में शक्ति का विभाजन है। फिर है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 के द्वारा ब्रिटिश न्यायपालिका को कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से स्वतंत्र कर दिया है। इससे पहले लॉर्ड सभा यानी ब्रिटेन की संसद का जो ऊपरी सदन है, लॉर्ड सभा, उसका अध्यक्ष लॉर्ड चांसलर सर्वोच्च अपीली न्यायालय के रूप में काम करता था। यानी लॉर्ड चांसलर कैबिनेट का मेंबर भी था, मंत्रिमंडल का सदस्य भी था, वो व्यवस्थापिका का सदस्य था। क्योंकि वो संसद के एक सदन का अध्यक्ष है, इसलिए वो व्यवस्थापिका का सदस्य भी था और अपीली न्यायालय के रूप में काम करने के कारण वो न्यायपालिका का सदस्य भी था। यानी वो एक ही समय में सरकार के तीनों अंगों में काम करता था। लेकिन अब इस स्थिति को बदल दिया गया है। लॉर्ड चांसलर अपीली न्यायालय के रूप में काम नहीं करता और न्यायपालिका को पूर्णतः इससे स्वतंत्र कर दिया है। धन्यवाद।